नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग हिट हुआ, ऐसा मुझे वैयक्तिक रूप से लगता है इस खबर से। लेकिन जहां इंसानियत नहीं हो, जहां सीने में दिल नहीं हो, जहां मानवीय पहलू जहां गायब हो, वो क्या हिट भी होगा कि नहीं, ये भी एक सवाल है मुझे। और हिट इसलिए कि जहां जहां एसआईआर का काम चल रहा है, वहां बीएलओ इतने भयानक प्रेशर में हैं। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल। बंगाल में तो प्रकोप ज्यादा ही है। और प्रकोप का यह हाल है कि एक ट्राइबल महिला 48 साल की, जो आईसीडीएस में काम कर रही थी, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में काम कर रही थी, जो बंगाली बोलना तो जानती थी, लिखना नहीं जानती थी और पढ़ना नहीं जानती थी। उसके ऊपर इतना प्रेशर आया क्योंकि वो एक बूथ पे उसको काम दिया गया, बूथ 20/101, रंगमाती ग्राम पंचायत, जो जलपाईगुड़ी जिले में माल बाजार क्षेत्र में आता था। और इस बूथ पर ज्यादा पूरा टी गार्डन है। एक टी गार्डन का नाम है, टी स्टेट का, ग्लेनकोई टी स्टेट। अब इस बीएलओ की वहां ड्यूटी लगी। काम का प्रेशर इतना था क्योंकि शांति मुनि एक्का इस महिला का नाम, बार बार अधिकारी ऊपर से प्रेशर कर रहे हैं। उसकी दिक्कत है कि वो जो फॉर्म है वो बंगाली में है, भरना भी बंगाली में है और डाटा एंट्री बंगाली में करनी है। ये एक जटिल समस्या उसके साथ। उसने अपने बीडीओ के पास कई फरियादें दी कि साहब, मेरा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप मुझे इससे थोड़ा हटा दीजिए ड्यूटी से। बीडीओ ने एक नहीं मानी। लगातार एफआईआर होने की डर, सस्पेंड होने का डर, काम का लोड। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर ये कि टी गार्डन में ज्यादातर काम करने वाले सब लोग दिन में टी गार्डन में काम करते हैं। यदि उनको घर पे जाके मिलना हो तो रात को ही जाना होता है। एक महिला को रात भर कैसा लोगों से मिल पाएगी और रात को कितने बजे तक लोगों से मिल पाएगी, उस समय में वो कैसा काम कर पाएगी, टारगेट कैसा पूरा कर पाएगी, इन असंख्य सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। उसने अपने घर के बाहर रस्सी गले में डाल के अपने जीवन समाप्त कर लिया। उसके पति है सुकू इक्का, उन्होंने वहां पे माल बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी और नाम दर्ज कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पे। और यही होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रेशर है, जो काम 3 साल में होना था वो आप 2 महीने में करवा रहे हैं। ये मनुष्य के लिए तो इम्पॉसिबल है। प्रामाणिकता से कोई काम कर ही नहीं सकता। या तो बेईमानी पे घर बैठ के ही करेगा, जैसे कई जगह बिहार में हुआ। इसकी वीडियो भी आए मार्केट में। अब इसके पहले, ये तो बुधवार को हुआ, अभी बीते बुधवार। इसके पहले नवंबर 10 को 50 साल की फिर एक आंगनवाड़ी वर्कर नमिता हंसदा, उसका भी लगातार प्रेशर था कि 5 दिनों में आपको 80% फॉर्म बांटने होंगे, जो मेतारी ब्लॉक में 2 बूथ है उस पे।
उसे लगा नहीं कर पाते, और जब फॉर्म भरने के बांटने के लिए शुरू हुआ, तो दिन रात नॉन स्टॉप मेहनत करने से शरीर ने राम बोल दिया, दिल ने धड़कना बंद कर दिया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरा परिवार जानता है कि ये मौत क्यों हुई, कैसी हुई, किसके लिए हुई। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला बंगाल में हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि बंगाल की मुख्यमंत्री चुप बैठे। तो ममता दीदी ने चुनाव आयोग को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, और उसमें ये कहा है कि बिना प्लान के ये नहीं हो सकता, और ये खतरनाक है, क्योंकि 28 से ज्यादा लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं एसआईआर के प्रेशर में। बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में ममता ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहा एसआईआर बिना किसी प्लान के किया जा रहा है, जो न केवल अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है, और यह खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया है। 28 की मौत में बता रहा हूं आपको। ममता जी ने सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखा, मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि बंगाल में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच गए हैं। जिस तरह से ये काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न सिर्फ प्लान के और अस्त-व्यस्त है, अनप्लान्ड है, बिना प्लान का अस्त-व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है। ममता ने पत्र में लिखा कि बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है। ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पर साफ जानकारी न होना, वोटर से उनके रोजगार के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से ये काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएम ने आगे लिखा कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस काम को रोकने के लिए मजबूती से दखल दें, जबरदस्ती के तरीके बंद करें, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दें, और मौजूदा तरीके और टाइमलाइन का अच्छी तरह से फिर से आकलन करें। अगर इस रास्ते को बिना देर किए ठीक नहीं किया गया, तो सिस्टम, अधिकारी और नागरिकों के लिए इसके नतीजे ऐसे होंगे जिसे बदला नहीं जा सकता। यह दखल न सिर्फ जरूरी है बल्कि चुनावी प्रोसेस और हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए भी जरूरी है। ये जो ममता जी का पत्र है, ये पत्र भी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है पत्र, और पत्र पूरी तरह से उन बातों को जो ममता जी ने कहा, उसको रेखांकित करता है। पत्र में ममता दीदी ने बाकायदा जो है नवंबर 20, 2025 का डेट है, और पत्र क्रमांक 60-CM/2025, और जो मैंने कहा वो कुल 3 पन्ने का पत्र, और पत्र में एक-एक पैराग्राफ में उन्होंने आगे कहा कि द टाइमिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इक्वली indispensable. West Bengal is currently in the peak of paddy harvest, continuing under till December 2025. Simultaneously, Rabi sowing, especially for potato, a strictly time-bound activity is underway. Millions of farmers and laborers are engaged in essential agricultural work and cannot be expected to abandon the fields to participate in SIR in Nellore. The human cost of this mismanagement is now unbearable. Yesterday, an Anganwadi worker serving as a BLO in Jalpaiguri, died under crushing SIR related pressure. Several others too have surrendered. बहुत कुछ लिखा है, और ये प्रैक्टिकल है। मैं बार बार कहता था
कि एसआईआर जो बिहार में हुआ वो वाकई अनप्रैक्टिकल था। लोगों ने घर बैठ के फॉर्म भरे। क्या यहाँ पर भी यही वो चाहते हैं? लेकिन एसआईआर का प्रेशर यदि 28 जाने ले चुका है और इसके बाद भी चुनाव आयोग जगता नहीं, तो फिर चुनाव आयोग के नाम दर्ज एफआईआर से क्या ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार होंगे इस एफआईआर के बाद? नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी के कानून ने उन्हें एक सुरक्षा कवच पहनाया है। सवाल है कि चुनाव आयोग भी मानवीय दृष्टि से देखता है या फिर अपने आका को खुश करने के लिए इसको जारी रखता है। जैसे आका ने कहा था कि किसानों को मरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए मरे क्या, तो कल ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए मरे क्या, ये मेरा काम थोड़ी था, ये तो लोकतंत्र का काम था। लेकिन ममता दीदी के पत्र ने पसीने तो छोड़े ही। कई लोग सोचते होंगे कि जब ये पत्र क्यों इज्जत ही नहीं देते तो लिखना क्यों? ये डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। कभी तो न्यायपालिका में कोई तो ईमानदार जज आएगा और जब उसके सामने ये सारी बातें होगी कि आगाह किया गया था, इसके बावजूद भी नहीं माना, तो फिर वो प्री प्लान्ड मर्डर जैसा होगा। देखते हैं क्या होता है। आज डायरेक्ट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।